प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा और आगे जानकारी लेते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि एक क्यू चार्ज की वजह से डिस्टेंस r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और इसके बेसिस पर हमने दो लाइन का डेरिवेशन निकाला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या के की जगह हम लोग 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आती है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड चार्ज के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। हमने दूसरी चीज पढ़ी थी कि इस फॉर्मूले के बेसिस पर मुझे पता लगा कि फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो लगेगी वो Q नॉट इंटू ई के बराबर लगेगी। चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मैंने बोला था न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट पिछली क्लास में बताई थी। कूलम और न्यूटन पर कूलम मिलकर के आपको क्या दे रहा है? न्यूटन ही तो दे रहा है। यूनिट इसकी क्या होगी? फोर्स की न्यूटन, और Q नॉट इंटू ई के बराबर है। एक चीज आपको बताई थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जब लाइंस पैरेलल होती है और लाइंस के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होता है, तो इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैंने ये भी बताया था आपको प्रॉपर्टीज में कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाकर के खत्म होती है। इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर कोई बहुत पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहां पर जो है कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने आपको ये भी बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक थिन इनफाइनाइट शीट से मिलेगी। तो मे भी होगा, लेकिन अभी मैं उस पर डिस्कशन में पिछली बार भी नहीं गया था और आज भी नहीं जा रहा। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को इसके अंदर प्लेस कर दोगे तो ये वाला पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा और ये वाला नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो नेट फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रही है। आगे के लिए याद रख लो, कॉपी में लिख लो नोट बना करके, नोट 1 NOTE वाला नोट 1। और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। जो चार्ज है और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक नेगेटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला नेगेटिव उसको रिपेल करेगा। तो फोर्स किस तरफ आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। नोट 2 में लिख लो कि फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो F अपॉन Q के फॉर्मूले से निकल के आता है। F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई के बराबर आता है। ये चीजें याद रखनी है। हम इसके आगे बढ़ते हैं, ये मिटा दे रहा हूं, आप अपना कॉपी में नोट कर लेना इन सब चीजों को। डाइपोल किसे कहते हैं? डाइपोल किसे कहते हैं? बेसिकली हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे। इसलिए सिर्फ डाइपोल कहना कंफ्यूज हो रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल। मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा हूं। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक ये चार्ज है -Q और एक ये चार्ज है +Q, और वेरी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। वेरी स्मॉल का मतलब ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चले जाएंगे फिर हम इसे इंडिविजुअल चार्जेस बोलेंगे, फिर इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलेंगे। तो -Q और +Q सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, उस स्मॉल डिस्टेंस को 2a से रिप्रेजेंट करो,
कॉन्स्टिट्यूट ए डाइपोल, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने जा रहा हूं। किसी डाइपोल का मैग्नीट्यूड कम होगा, किसी डाइपोल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से पता लगता है, जिसे हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज ले लो, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज क्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज क्यू है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो जो डाइपोल मोमेंट निकल करके आ रहा है 2a क्यू के बराबर आता है। डिस्टेंस इनटू स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा मतलब वो ज्यादा अच्छा, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा मतलब ज्यादा अच्छा डाइपोल है। इसकी जो यूनिट आएगी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट आएगी चार्ज की यूनिट कूलम, और 2a की यूनिट एमकेएस में ही करना। मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में बोला था कि सब कुछ हमने एमकेएस में ही करना, तो यूनिट इसकी आएगी कूलम मीटर। बीच में डैश लगा लेना नहीं तो सेंटीमीटर नजर आएगा आपको। कूलम मीटर है ये। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी, और जो डायरेक्शन आती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड आती है। केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, पर फिजिक्स के हिसाब से जो हमने डायरेक्शन बनाई हुई है वेक्टर क्वांटिटी के लिए वो नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाई हुई है। यहां वाले केस में जो डायरेक्शन आएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो राइट साइड की तरफ आ रही है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन इसकी फिजिक्स के हिसाब से नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये लिख दिया। इसकी यूनिट कूलम मीटर है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पहला प्रूफ, इंपॉर्टेंट प्रूफ, पहला प्रूफ करने जा रहे हैं। आज से पहले प्रूफ किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, पर उसे प्रूफ नहीं बोलेंगे, वो डेफिनेशन के बेसिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल दिया था। लेकिन आज हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं ड्यू टू ए डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, ऑन इट्स एक्सियल लाइन। फिर दूसरा प्रूफ निकालेंगे ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। इंपॉर्टेंट प्रूफ है, आपके फर्स्ट टर्म में के एग्जाम्स में या तो एक्सियल लाइन का प्रूफ आएगा या इक्वेटोरियल लाइन का प्रूफ आएगा। आएगा तो है ही है। साल भर में किसी ना किसी पेपर में, प्री बोर्ड हो गया, हाफ ईयरली हो गया, फाइनल एग्जाम्स हो गए बोर्ड के, या फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, कहीं ना कहीं आपको दोनों प्रूफ मिल जाएंगे। कभी एक आ जाएगा, किसी दूसरे एग्जाम में दूसरा आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन किसे कहते हैं बेटा? ये डाइपोल है माइनस क्यू, और दूसरा जो डाइपोल रखा हुआ है वो प्लस क्यू का रखा हुआ है। दूसरा जो चार्ज रखा हुआ है वो प्लस क्यू का है, और इन्होंने डाइपोल बना दिया, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a के बराबर है। माइनस क्यू ए पॉइंट पर रखा हुआ है, प्लस क्यू बी पॉइंट पर रखा हुआ है, सेंटर वाला पॉइंट ओ है, और यहां से पता लगता है कि ए ओ की वैल्यू ओ बी के बराबर है, और दोनों ही इज इक्वल टू ए के बराबर है। जानबूझ करके डिस्टेंस 2a लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रूफ में हमें इस डिस्टेंस के हाफ की जरूरत पड़ती है, जैसे यहां पर भी हाफ की जरूरत पड़ने वाली है। AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू A है। ये जो लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस होती है, लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस, इसी लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं।
इसी लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं। मेरे को एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो डाइपोल से r डिस्टेंस पर है। जब भी हम डाइपोल से डिस्टेंस लेंगे तो डाइपोल के हमेशा सेंटर से लेंगे। आप न्यूमेरिकल्स में जब डाइपोल के बारे में बात करोगे तो आपको पता लगेगा ए बी डिस्टेंस बहुत छोटा आता है। ए बी डिस्टेंस 1 mm आएगा, 2 mm आएगा, ज्यादा से ज्यादा किसी न्यूमेरिकल में आपको 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यानी अपने आप में ये बहुत छोटा है। तो जब छोटा है तो बी से डिस्टेंस ले या ए से? नहीं, उसके सेंटर से डिस्टेंस लेना पड़ता है। सेंटर से डिस्टेंस लिया जो कि r के बराबर है। OP इज इक्वल टू r लेट कर लिया हम लोगों ने। अब मेरे को बताओ BP किसके बराबर आएगा? BP आएगा इस r में से OB माइनस कर देते हैं। OP माइनस OB दैट इज इक्वल टू r माइनस a। सिमिलरली AP किसके बराबर आएगा? वो आएगा OP प्लस OA के बराबर विच इज इक्वल टू R प्लस A के बराबर आएगा। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें वेक्टर सम निकालना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर सम निकालने जा रहा हूं। पहले तो मेरे को यह बताओ प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही होती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर P पॉइंट यहां कहीं लाई कर रहा है तो बाहर की तरफ ही तो जाएगी। तो मैंने इसे बाहर की तरफ दिखा दिया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दिया EB का नाम दिया क्योंकि प्लस क्यू चार्ज की वजह से। माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। किस डायरेक्शन में होगी? अगर माइनस चार्ज है तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। अगर P पॉइंट इसके राइट में लाई कर रहा है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो लेफ्ट साइड में आएगी। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आने वाली है? लेफ्ट साइड की तरफ आने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, उसको मैं EB से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कितना आएगा? KQ अपॉन BP का होल स्क्वायर और डायरेक्शन है A टू B यानी राइट की तरफ। A टू B बोल लो, O टू B बोल लो, A टू P बोल लो, B टू P बोल लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल लो, टुवर्ड राइट बोलो, आपकी मर्जी। मेरे को A टू B अच्छा लग रहा है तो मैंने A टू B लिख दिया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज निकालने जा रहा हूं। एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज निकालने जा रहा हूं। इसको मैं EA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर भी मैं इसको EA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, चार्ज क्योंकि A पर पड़ा हुआ है। ये हो गया KQ अपॉन BP की जगह आ जाएगा AP का होल स्क्वायर और डायरेक्शन होगी लेफ्ट की तरफ, तो B टू P कह सकते हैं। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में बड़ी है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी। इसीलिए मैंने वहां पर वेक्टर थोड़ा बड़ा दिखा है, यहां पर वेक्टर थोड़ा छोटा दिखा है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बड़ा आएगा और उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा आएगा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है एट P वेक्टर के हिसाब से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है EB माइनस EA के बराबर, दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन BP का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन AP का होल स्क्वायर। फिर से देखना, मैंने आपको बोला था मैं वेक्टर क्वांटिटी के साथ प्लस और माइनस नहीं लगाता। वो चार्ज तो नेगेटिव है
मैंने उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन मैंने अलग से लिख दी, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, उससे पिछली क्लास में भी बोला था कि मैं वेक्टर क्वांटिटी के साथ नेगेटिव चार्ज का यूज, नेगेटिव का यूज नहीं करता हूं। वेक्टर क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड अलग निकालूंगा, डायरेक्शन अलग निकालूंगा, और इस समय भी मैंने वही किया। बीपी मुझे मालूम है किसके बराबर है, के क्यू तो कॉमन आ गया। बीपी किसके बराबर है, बीपी की वैल्यू 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एपी का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर है। कुल दोनों का जो टोटल आएगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ बड़ा वाला है, जिस तरफ ये बड़ा वाला है। और ये जो डायरेक्शन है ए टू बी निकल के आना है। बाकी मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो आपको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू के क्यू, एलसीएम लिया आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन ए टू बी चल रही है। अब मैं जगह कम है थोड़ी सी, मैं इधर की तरफ इस प्रूफ को कर रहा हूं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इज इक्वल टू के क्यू, एलसीएम लिया ऊपर तो आर स्क्वायर से खत्म हो गया, ए स्क्वायर से खत्म हो गया, 2ar माइनस और माइनस 2ar मिलकर के 4ar, नीचे ये वाली दोनों ब्रैकेट मिलकर के आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन ए टू पी है। मुझे मालूम है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 2aq के बराबर होता है। इसमें से मैंने 2a बाहर निकाला तो सिर्फ कितना बचा, 2 बचा, तो ये आ गया 2k, q साथ में ले लिया, 2a ले लिया, p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल रही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2pr अपॉन के की जगह लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ये एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट क्लास में बताया था। अगर इसके बीच में मीडियम एयर है तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, अगर कोई दूसरा मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एयर है तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और अगर दूसरा मीडियम है तो एप्सिलॉन लिखेंगे। मैंने कहा था कि हम अपनी सारी स्टडी जो है वो एप्सिलॉन नॉट को लेकर के करेंगे। हाँ, अगर इसकी जगह कभी कोई मीडियम दिया होगा, चांसेस कम है, अगर दिया होगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह वर्ड एप्सिलॉन आएगा। हाँ, आपको क्विक रिवीजन के लिए बता दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आ रही थी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आई थी, ये रिलेटिव परमिटिविटी था और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज को। अभी मैं एयर और वैक्यूम को लेकर के करा रहा हूं। ए टू बी, अरे डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन ए टू बी है, और इसकी डायरेक्शन भी किस तरफ आ रही है, ए टू एक्सियल लाइन पर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आती है, परमानेंटली जिंदगी भर के लिए याद रखना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है एक्सियल लाइन पर, वो हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साइड के अलोंग पैरेलल ही आती है। स्पेशल केस करो, क्योंकि डाइपोल तो हमें न्यूमेरिकल्स में छोटे छोटे ही मिलेंगे। डाइपोल की लेंथ 1 mm होगी, 2 mm होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, और डिस्टेंस जहां पर फाइंड आउट करना होगा वो 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर दिया होगा। तो ऑब्वियसली मुझे इतनी बड़ी कैलकुलेशन की जगह मैं छोटी कैलकुलेशन करता हूं। r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a है, ये मतलब इसका हाफ डिस्टेंस। हम लोग स्पेशल केस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वेयर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। r अगर बहुत बड़ा है a से, न्यूमेरिकल से पता लग जाएगा आपको। इसका न्यूमेरिकल नॉर्मली आता भी नहीं है, स्पेशल केस का ही न्यूमेरिकल आएगा। स्पेशल केस के न्यूमेरिकल भी रेयर केसेस में ही आते हैं, क्योंकि और आ भी गए तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड है। आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो जाएगा। इतना छोटा कि मैं आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर मालूम माइनस करूंगा
तो नेग्लिजिबल आएगा, उसकी जगह अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू हो जाएगा 2pr अपॉन 2pr कैंसिल होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर डिस्टेंस के इनवर्स, डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। ही इज या तो कह लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कह लो। पॉइंट चार्ज में आर स्क्वायर आया था डिनोमिनेटर में, लेकिन डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसमें आर क्यूब आया। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर एक तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस आती है। फॉर्मूला ये निकल गया 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और स्पेशल केस में फॉर्मूला निकला 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है। ध्यान रखना इस चीज को, ये पहला प्रूफ था। दो चीजें बिल्कुल याद रखनी है, एक तो डायरेक्शन, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल केस। ये ध्यान रखना कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है उसमें 2 लगा हुआ है। अभी मैं इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा उसमें 2 नहीं लगा होगा। बाकी रिजल्ट ये वाला फाइनल रिजल्ट स्पेशल केस वाला 2 के अलावा बाकी सब कुछ सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के ट्वाइस होती है। अगर कोई डिफरेंस बताने के लिए बोलेगा, चलो पहले इक्वेटोरियल लाइन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स, अब की बार है इक्वेटोरियल ऑन ए इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन किसे कहते हैं? ये O नहीं होगा, ये A होगा, इक्वेटोरियल लाइन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। ये डाइपोल बनाया बेटा, जिसके बीच में डिस्टेंस 2a रखा। ये डाइपोल है, माइनस क्यू a पर रखा हुआ है, प्लस क्यू b पर रखा हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 है। सेंटर से लाइन पास हो रही है और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन को चाहे इधर की तरफ हो चाहे इधर की तरफ हो, इसे इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। मुझे इक्वेटोरियल लाइन से एक पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो किस डायरेक्शन में आएगी? प्लस क्यू चार्ज। अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे बाहर ही तो जा रही होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही होगी। तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ ही जा रही होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे रहा EB का नाम दे रहा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे रहा EB का। इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, माइनस क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है और हमें पता है P पॉइंट इधर की तरफ लाई कर रहा है। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होगी। मैंने टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दी, और ये जो है EA के बराबर है। यहां पर OB फिर से AO इज इक्वल टू OB किसके बराबर है? A के बराबर है। लेट OP इज इक्वल टू R के बराबर हुआ। अब मेरे को बताओ BP और AP दोनों मैग्नीट्यूड में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर आएंगे। प्रूफ स्टार्ट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड
एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, फिर मैं उसको EB से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन है B से P की तरफ है, B से P की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर हो गया, अंडर रूट हट गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आएगी EA इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर निकल करके आएगी। किस डायरेक्शन में होगी, P टू B की डायरेक्शन में होगी। मैं पैरेललोग्राम का यूज करके या कंपोनेंट रिजॉल्व करके दोनों मेथड से निकाल सकता हूं। कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो, दोनों एक बराबर डिफिकल्टी लेवल है उसका, डिफिकल्टी लेवल तो है ही नहीं है उसके अंदर, मतलब दोनों एक बराबर है। चाहे आप डायरेक्ट पैरेललोग्राम लॉ से कर लो, उसके लिए मैं 2 थीटा एंगल लेट करूंगा, कंपोनेंट रिजॉल्व करके कर रहा हूं तो मैं थीटा एंगल लेट करूंगा। ये लाइन जो है AB के पैरेलल है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और EB और EA की वैल्यू दोनों बराबर है, तो ऑब्वियसली एंगल भी बराबर होगा। EB को रिजॉल्व कर रहा हूं, उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला PA के पैरेलल होगा, BA के पैरेलल होगा, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा। ये कंपोनेंट निकल करके आएगा EB cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट निकल करके आएगा EB sin थीटा के बराबर निकल करके आएगा। ठीक है, सिमिलरली EA को रिजॉल्व करता हूं, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट साइड की तरफ आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। ये कंपोनेंट आएगा थीटा के अलोंग है, तो EA cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा EA sin थीटा। लिखेंगे रिजॉल्विंग EA एंड EB एज शोन इन फिगर। फिगर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, पेन पेंसिल का यूज करते हुए फिगर बनाएंगे आप, क्योंकि फिगर से कई चीजें दिखनी है। नहीं तो आप बैठ करके लिखो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना आ रहा है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट इतना आ रहा है, 4 लाइनें अलग से लिखनी है। एज शोन इन फिगर में आपने फिगर अच्छा बनाया होगा तो वहीं से काम आपका चल जाएगा। तो फिगर अच्छा बनाना है, फिगर इसमें क्यों, फिगर हमेशा ही हर क्लासेस हर चैप्टर के अंदर जो भी चीजें आती है उसमें फिगर पेन पेंसिल स्केल का यूज करके बनाना आपने। नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, EH से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसे। ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक डायरेक्शन में, EB का भी और EA का भी, तो डेफिनेटली ऐड हो जाएगा, और ये हो गया EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा हो गया। EA की वैल्यू निकाली थी KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा प्लस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। फिर मैंने जब KQ निकाला था तो मैंने माइनस नहीं लगाया था, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस माइनस नहीं लगाता हूं, इसीलिए दोनों प्लस में निकल करके, और ये आ गया 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा के बराबर आ गया। नेट वर्टिकल कंपोनेंट, एक का ऊपर जा रहा है एक का नीचे जा रहा है, ऑब्वियसली दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेट वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको कि मैं EV से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो आएगा EA sin थीटा माइनस EB sin थीटा के बराबर आएगा, यानी KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर sin थीटा माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर sin थीटा, विच इज इक्वल टू कितना हो गया, नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज ओनली equal to horizontal component. That is E is equal to EH के बराबर है और ये आ गया 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। ये हो गया 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा निकाल लेते हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही निकलेगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा निकलेगा। और cos थीटा की वैल्यू ट्रायंगल POB की बात करता हूं। cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस कितना है, यहां से यहां तक तो a के बराबर है और ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर है। a अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह लिखा इंटू a अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2aq की जगह क्या लिख दिया, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2aq होता है। तो ये बन गया 2aq की जगह तो आ गया kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर पावर 1 है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर पावर हाफ है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, ये वाला पोर्शन मैं मिटाने जा रहा हूं। आपने कॉपी में नोट भी कर लिया होगा, वापस आपके पास तो वीडियो आपके पास ही रखा हुआ, आप कभी भी दोबारा देख सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां पर स्पेशल केस के बारे में लिखने जा रहा हूं। इसके बारे में अब यहां पर लिखने जा रहा हूं, स्पेशल केस की बात कर रहा हूं। When r is very very greater than a, तो r स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा। और डायरेक्शन तो मैंने बताई कि डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, a से b इधर है और वो b to a आ रहा है। एक्सियल लाइन पे जो डायरेक्शन आई थी वो a to b आई थी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, जबकि यहां पर जो डायरेक्शन आ रही है वो b to a की तरफ आ रही है। जो डायरेक्शन है वो b to a की तरफ आ रही है। पहला डिफरेंस एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे पता लगा। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर में लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर आर स्क्वायर की पावर 3/2 और ये आया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यानी पिछली बार की तरह E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है और डायरेक्शन जो है B2 आगे होगा। प्रूफ आपको बेटा एक्सियल लाइन के प्रूफ को देखो, इक्वेटोरियल लाइन के प्रूफ को देखो, दोनों में आपको क्या डिफरेंस पता लगेगा। वहां पर 2 था, यहां 2 नहीं है। वहां डायरेक्शन A to B थी, यहां B2 है। सिमिलैरिटी क्या थी, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस था और ये वाला भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस है। आप डिफरेंसेस कॉपी में लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। दो आपको डिफरेंस मिलेंगे, एक आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। दोनों डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है, इक्वेटोरियल लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। तो जो एक्सियल लाइन पर डिफरेंस बता रहा हूं, एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होती है और इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। वहां पर एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इक्वेटोरियल लाइन की ट्वाइस आती है।
अगर किसी ने आपको बोला कि r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो r डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर कितनी होगी? 2e के बराबर होगी, क्योंकि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस होते हैं। सिमिलैरिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस आती है और एक्सियल लाइन पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस आती है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस का मतलब जो ग्राफ बनेगा दोनों केसेस में ये E है और ये R है और दोनों ही केसेस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ बनेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कोई भी केस हो इसी तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है ना। रोको थोड़ा मिटा रहे हैं हम लोग। कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं हम लोग। एक ये बॉल है, इंसुलेटिंग बॉल है ये, और इसका जो मास है वो 6 ग्राम दे रखा है। इसका जो मास है वो 6 ग्राम दे रखा है। इस पे जो चार्ज है वो 1/3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। एक ऐसी ही सिमिलर बॉल 5 सेंटीमीटर नीचे रखनी है। वो पूछ रहा है उस पर कितना चार्ज, किस मैग्नीट्यूड का चार्ज और नेचर ऑफ द चार्ज क्या दे ताकि ऊपर वाली बॉल स्टेशनरी रहे। ऊपर वाली बॉल स्टेशनरी रहे। ऊपर वाली बॉल स्टेशनरी रहे। लेट अस सपोज मैं इसको क्यू चार्ज देता हूं। पहले ये बताओ कि ये क्यू चार्ज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। नेचर तो हम यहीं से पता लगा देते हैं। इसका वेट किधर की तरफ एक्ट करेगा? 6 ग्राम का नीचे की तरफ। और कितना वेट होगा? m। अगर मुझे इसे स्टेशनरी रखना है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि अपर वाली बॉल को स्टेशनरी रखना है, तो इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगनी चाहिए वो किधर की तरफ लगनी चाहिए? ऊपर की तरफ लगनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के इक्वेशन बनेगी ऊपर वाली बॉल इक्विलिब्रियम हो F = mg के बराबर है। F कितना होगा? अब इसका चार्ज मुझे मालूम है, इसका चार्ज मुझे निकालना है। फॉर्मूला यूज किया 9 × 10⁻9 इंटू आगे लिखा Q1 की जगह लिखा 1/3 × 10⁻⁻7 Q लिखा डिवाइडेड बाय K Q1 Q2 अपॉन R²। फोर्स का फॉर्मूला होता है जो पहले क्लास में पढ़ा था K Q1 Q2 अपॉन R²। R कितना है इनके बीच में? 5 सेंटीमीटर। पर m के एस में लिखेंगे 0.05 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mg। m कितना है? ग्राम में दे रखा हमें, m के एस में लिखना है 6 अपॉन और आगे g की वैल्यू पुट कर देते हैं। g की वैल्यू अगर 10 पुट करेंगे तो q की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 5 × 10⁻⁻7 कूलम के बराबर है। इतना चार्ज लोअर वाली बॉल को देना है ताकि अपर वाली बॉल हवा में स्टेशनरी रह सके। ये एक टाइप का न्यूमेरिकल था, हालांकि कूलम्स लॉ से रिलेटेड ज्यादा था, इलेक्ट्रिक फील्ड से कम था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। मिटा देता हूं इसको मैं। एक स्मॉल स्फीयर है जिसका मास 1 ग्राम है, कैरीज ए चार्ज ऑफ +6 माइक्रोकूलम। इसका मास 1 ग्राम है, कैरीज ए चार्ज ऑफ +6 माइक्रोकूलम। स्फीयर को एक स्ट्रिंग की हेल्प से सस्पेंड किया इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 न्यूटन पर कूलम। इस स्फीयर को एक स्ट्रिंग की हेल्प से हवा में सस्पेंड किया और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी 400 न्यूटन पर कूलम की। डायरेक्शन नहीं बताई है इसने। डायरेक्शन बताइए नहीं, बोला कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में
इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। 1 ग्राम का मास जिसके पे चार्ज प्लस 6 माइक्रोकूलम है, 400 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड पे सस्पेंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन कितनी होगी पहले बताओ। वेट किधर की तरफ एक्ट करेगा? नीचे की तरफ एक्ट करेगा। वो तो हमेशा ही ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया था Q इंटू E के बराबर होता है। फोर्स इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है, तो वो वाली फोर्स भी किधर की तरफ लगेगी? नीचे की तरफ लगेगी। और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा वो टेंशन की वैल्यू होगी फोर्स प्लस mg, और फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू E प्लस mg, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। E की जगह लिखा 400 प्लस m की जगह लिखा 1 ग्राम था 1/1000, और g की जगह लिखा इसने 9.8 के हिसाब से लिया हुआ है, और हम भी 9.8 के हिसाब से चलते हैं, तो इंटू 9.8, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आती है 74। ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आती है 1.22 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन के बराबर आती है। -4 नहीं, -2 न्यूटन के बराबर आती है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग ये निकल करके आया। टेंशन इन द स्ट्रिंग ये निकल करके आया। ये वाली वैल्यू सॉल्व करने के बाद आई है 6 4 24 इंटू 10 टू द पावर -4 है, और ये वाली वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद इसका ऐसा करते हैं, g की वैल्यू 10 ही ले लेते हैं, और ये आ जाता है 10 टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर -2 कॉमन लिया, ये हो गया 0.24 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1.24 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन के बराबर। मैंने जानबूझ करके G10 और दोबारा कैलकुलेशन इसलिए करी क्योंकि इसके अंदर एक और पार्ट है, मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी F बड़ा है या mg बड़ा है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इस +6 माइक्रोकूलम को रिप्लेस करके -6 माइक्रोकूलम कर दूं, रिप्लेस्ड बाय -6 माइक्रोकूलम से रिप्लेस कर दूं, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी? mg तो नीचे तब भी लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, ये 1 ग्राम का चार्ज है, -6 माइक्रोकूलम है, टेंशन निकालना है मुझे इस केस में। mg तो अभी भी नीचे की तरफ ही लगेगा, लेकिन इस केस में जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली नेगेटिव चार्ज पर हमेशा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, तो वो फोर्स किधर की तरफ लगेगी? ऊपर की तरफ लगेगी। अब नेट टेंशन निकालना है इसके अंदर, तो पहले ये देख लो, टेंशन तो तभी आएगा ना जब फोर्स mg की वैल्यू f से बड़ी होगी, और मुझे इस कैलकुलेशन से पता लग रहा है कि mg की वैल्यू QE से बड़ी है, तो मैं नेट जो टेंशन निकालूंगा वो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? mg माइनस f, या ऐसे कह लो कि t प्लस f मिलकर के इज इक्वल टू mg हो गया, तो t इज इक्वल टू mg माइनस f विच इज इक्वल टू mg की जगह लिखा 10 टू द पावर -2, और f की जगह लिखा 24 इंटू 10 टू द पावर -4, और ये सॉल्व करके आता है 1 में से 0.24 माइनस किया इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन टेंशन है। आगे आप कैलकुलेट कर लेना। एक लास्ट न्यूमेरिकल या सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल देखता हूं, दोनों में से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स में ये कंसेप्ट बार बार यूज होगा कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है, और फोर्स का फॉर्मूला QE होता है। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगती है, और फोर्स का फॉर्मूला फिर से Q इंटू E। माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के साथ में प्लस माइनस की जगह डायरेक्शन देख करके देख लेता हूं कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या इसका रिजल्टेंट निकालना है। क्वेश्चन है, एक चार्ज है 5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का, दूसरा 20 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर का। बोथ आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ, ये ऐसा करते हैं, इजी कैलकुलेशन वाला करते हैं।
एक चार्ज है 16 माइक्रोकूलम का और एक चार्ज है -9 माइक्रोकूलम का, +16 माइक्रोकूलम और एक है -9 माइक्रोकूलम का। दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। आपको लाइन ज्वाइनिंग दी 2 पॉइंट्स के बीच में वो फाइंड आउट करना है, लाइन ज्वाइनिंग दी 2 चार्जेस पर वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के चांसेस है, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग दी 2 चार्जेस तो इधर से भी इंफिनिटी जाएगी और इधर से भी इंफिनिटी जाएगी, कहीं पर भी हो। मैंने पहले ये जज कर लेते कि इस पॉइंट ए के क्या लेफ्ट में पॉइंट हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। तो क्या नेट 0 हो सकता है? डायरेक्शन देख करके तो लगता है, पर मैग्नीट्यूड देख करके लगेगा नो। 16 की वजह से मैग्नीट्यूड बड़ा आएगा और -9 की वजह से मैग्नीट्यूड कम आएगा। ऊपर से 16 से डिस्टेंस कम है और -9 से डिस्टेंस ज्यादा है, और KQ/R² वाले फॉर्मूले के हिसाब से दोनों बराबर नहीं हो सकते किसी भी केस में। आप अपने आप ट्राई करके भी देख लेना, फिर अच्छी तरह आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। इधर देखता हूं, इस जगह पर, या पहले बीच में देख लेते हैं। बीच में कहीं पर भी, एकदम एग्जैक्ट बीच में नहीं, मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं पर भी इस +16 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है। -9 माइक्रोकूलम माइनस की वजह से भी उसी तरफ जाएगी, -9 की वजह से भी उसी तरफ जाएगी। क्या दोनों एक डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो ये वाला केस भी हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया। ना लेफ्ट साइड में होगा 16 के, ना बीच में होगा कहीं पर। राइट साइड में देखता हूं, यहां कहीं देखता हूं, +16 की वजह से बाहर की तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही होती है। -9 की वजह से अंदर की तरफ आ रही होगी, और 16 वाला चार्ज बड़ा है लेकिन डिस्टेंस भी उसका बड़ा है। -9 वाला चार्ज छोटा है मैग्नीट्यूड में, पर उसका डिस्टेंस भी छोटा है, तो चांसेस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए। तो लेट अस सपोज ये पॉइंट यहां से x या यहां से x डिस्टेंस पर निकल करके आता है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर आएगा? ये आएगा x -8 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। कई लोग यहां से डिस्टेंस लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस 8 + x हो जाता है। मैंने a से डिस्टेंस लिया और इस वाले डिस्टेंस को x - 8 ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और E2 इसकी वजह से। तो मेरे को वो पॉइंट निकालना है जहां पर E1 की वैल्यू E2 के बराबर हो। E1 कितना आएगा? A, ये पॉइंट B नाम दे देते हैं, और ये पॉइंट P है, तो ये आ गया K 16 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 अपॉन AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K 9 × 10⁻⁻6, माइनस नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड में देख रहा हूं और डायरेक्शन अलग से देख रही है, अपॉन x - 8 × 10⁻⁻1 अपॉन BP का होल स्क्वायर। ये k और k कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, 16 अपॉन AP का होल स्क्वायर। ये हो गया, AP किसके बराबर है? x सेंटीमीटर है। x × 10⁻⁻8 इज इक्वल टू 9 अपॉन BP का स्क्वायर किसके बराबर है? x - 8 × 10⁻, थोड़ी x सेंटीमीटर है तो 10⁻, ये कितना हो जाएगा? x² 10⁻⁻4 हो जाएगा। या ठीक से लिखता हूं, x × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया x - 8 × 10⁻2 का होल स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं, इसका अंडर रूट हो जाएगा 10⁻2 का स्क्वायर, 10⁻2 का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अंडर रूट लिया तो 4 अपॉन x का स्क्वायर कितना हो गया? x इज इक्वल टू 3 अपॉन x - 8 का स्क्वायर, x माइनस और प्लस और माइनस दोनों लगा दिए। एक प्लस के साथ सॉल्व करता हूं तो 4x - 32 इज इक्वल टू 3x, और -4x +32 इज इक्वल टू 3x के बराबर आएगा।
ये वाला आंसर हमें देता है x इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर फ्रॉम, पता है, फ्रॉम 16 माइक्रोकूलम चार्ज। और ये वाला आंसर हमें देता है x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 32 और x इज इक्वल टू 32/7, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि यहां से डिस्टेंस में 32/7 अंदर आ रहा है, ये पॉसिबल है। तो देयरफॉर आंसर आएगा 32 सेंटीमीटर फ्रॉम 16 माइक्रोकूलम चार्ज टुवर्ड राइट। ये न्यूमेरिकल था। बस एक न्यूमेरिकल और कर रहे हैं हम लोग और फिर आज की क्लास बंद करते हैं। ये मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम मतलब आपके स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है ये। टॉपिक के अंदर एक दो न्यूमेरिकल्स और कराने हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन के अंदर 2 प्रूफ और करवाने हैं और अगली क्लास आधा घंटे की जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होगी और फिर मैं पोटेंशियल भी शुरू कर दूंगा। और ये वाले के आपको नोट्स बनाने हैं जब घर पे बैठ करके। जब आप नोट्स बनाओगे तो शायद आपको टाइम 1.25 घंटा से 1.5 घंटा लग जाएगा क्योंकि कुछ डेफिनेशंस भी लिखनी है। हालांकि आज तो मैंने कोई डेफिनेशन आई थिंक बताई नहीं है, लेकिन इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में डेफिनेशंस भी थी जो आपको पूरे नोट्स बना करके घर में लिखनी है, प्रॉपर कॉपी बनानी है और यही नोट्स आगे काम भी आएंगे आपके। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए।